Hello everyone. In this video, we will study about the endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum, a part of cytoplasmic vascular system. Endoplasmic ये एक पार्ट होता है साइटोप्लाज्मिक वस्कुलर सिस्टम का. वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय गार्नियर. सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? गार्नियर ने किया था 1897 में. एंड इट्स अल्ट्रा स्ट्रक्चर वॉज फर्स्ट गिवन बाय, और इसका जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर था वो सबसे पहले किसने दिया था? पोर्टर, क्लेड एंड फ्यूलम ने. ठीक है. द टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वॉज कॉइंड बाय K.R. पोर्टर इन 1953. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो टर्म थी K.R. पोर्टर ने दी थी 1953 में. ठीक है. पोर्टर डिफाइंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज अ वेल डेवलप्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड सिस्टेनिया ट्यूब्यूल्स वेसिकल्स प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म. पोर्टर ने क्या बताया था, क्या डिफाइन किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में? कि ये एक वेल डेवलप्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक नेटवर्क है जिसमें जो सिस्टेनिया है, ट्यूब्यूल्स हैं, वेसिकल्स हैं, कंप्लीट एक साइटोप्लाज्म को बनाती हैं. इट इज़ प्रेजेंट फ्रॉम प्रोकारियोट्स इट इज़ एब्सेंट फ्रॉम प्रोकारियोट्स. ये प्रोकारियोट्स में एब्सेंट होता है और यूकारियोट्स में प्रेजेंट होता है. डेवलपमेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिपेंड्स अपॉन मेटाबॉलिक स्टेज एंड स्टेज ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ सेल. मेटाबॉलिक उसकी स्टेज पे, और वो सेल कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं, इस बात पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डेवलपमेंट. मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ 75 एंगस्ट्रॉम थिक. ये इतना ज़्यादा थिक होता है, मतलब इसकी मोटाई इतनी होती है. द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंपोज्ड ऑफ सिस्टेनिया, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स. ठीक है. और अब हम इनके स्ट्रक्चर्स को ब्रीफली पढ़ेंगे. द फर्स्ट इज सिस्टेनिया. दीज आर नैरो, टू लेयर्ड एंड अनब्रांच्ड एलिमेंट जनरली प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस. ये नैरो, टू लेयर्ड, अनब्रांच्ड एलिमेंट होता है जो न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है. ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर ये डॉट डॉट जो हमें दिख रहे हैं ये राइबोसोम्स होते हैं, और ये अंदर वाली लाइन होती है, इसको बोलते हैं लेमिना. ईच इज़ अबाउट 40 to 50 UM इन डायमीटर, और हर एक का जो डायमीटर होता है वो 40 to 50 होता है. दीज आर एबंडेंट इन प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स. ये प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं. ईच सिस्टेनिया ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज़ टू सरफेसेस होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिस्टेनिया होता है उसके ऊपर. फर्स्ट होता है साइटोप्लाज्मिक और दूसरा प्रोटोप्लाज्मिक. ठीक है. नेक्स्ट, they also have pores below the ribosomes to pass synthesized polypeptide into their lamella for transport. इनके अंदर pores भी होते हैं ताकि जो polypeptide की synthesization होती है लेमिन के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो उसको हेल्प कर पाए. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द वेसिकल्स. ये ऐसे वेसिकल्स का स्ट्रक्चर होता है. ये सर्कल और क्यूबिकल ओवल शेप टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका, और इसके ऊपर ये डॉट डॉट जो हमें दिख रहे हैं ये राइबोसोम्स होते हैं. वेसिकल्स, दीज आर ओवल और स्फेरिकल एलिमेंट स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म. ये ओवल स्फेरिकल एलिमेंट्स होते हैं जो स्कैटर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर. जो इनका साइज होता है वो 25 से 500 UM डायमीटर तक का होता है, और ये मेनली पाए जाते हैं प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स में. मतलब जो सेल्स प्रोटीन फॉर्म करेंगी उन सेल्स में ज़्यादातर पाए जाते हैं. नेक्स्ट इज ट्यूब्यूल्स का ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है. दीज आर वाइडली ट्यूबुलर एंड ब्रांच्ड एलिमेंट्स मेनली प्रेजेंट नियर द सेल मेम्ब्रेन. ये ट्यूबुलर और ब्रांच्ड एलिमेंट्स होते हैं. जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो सिस्टेनिया थे वो अनब्रांच्ड थे. ठीक है. ट्यूब्यूल्स ब्रांच्ड एलिमेंट्स हैं जो मेनली प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर. इनका जो डायमीटर होता है वो 50 to 100 UM होता है, और ये मेनली प्रेजेंट होते हैं लिपिड्स में, स्टेरॉइड्स में, जो सेल को बनाते हैं. These three type of elements of endoplasmic reticulum may be present within same cell. ये जो 3 पार्ट्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, के ये सेम सेल में प्रेजेंट हो सकते हैं एंड इंटरकनेक्टेड विद वन अनदर, और एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं एक मेम्ब्रेन के थ्रू ऑफ अदर सेल ऑर्गेनली. एक दूसरे के साथ अदर मेम्ब्रेन ऑर्गेनली के साथ मेम्ब्रेन कंबाइन रहते हैं. जैसे गोल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन टू फॉर्म अ साइटोप्लाज्मिक वस्कुलर सिस्टम. साइटोप्लाज्मिक वस्कुलर सिस्टम के को बनाने के लिए ये सारी मेम्ब्रेन्स आपस
आपस में कंबाइन हो जाती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड इज RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो SER होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या होता है, राइबोसोम्स आर एब्सेंट। इनमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। मेनली प्रेजेंट नियर द सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ज़्यादातर ये पास होते हैं। मेनली फाउंड ऑफ ट्यूब्यूल्स, इनका जो मेन कंपोनेंट होता है SER का वो ट्यूब्यूल्स से बनते हैं। मेनली फाउंड इन लिपिड्स ट्रॉइड्स में ये पाए जाते हैं। लीवर सेल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इनमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये मेनली इनमें जो पाया जाता है वो मेनली सिस्टेनिया होता है। स्मूथ में कौन सा था, ट्यूब्यूल्स, इसमें सिस्टेनिया। ओनली ये मेनली प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के पास। नेक्स्ट मेनली फाउंड इन प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स, और ये मेनली प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, इंक्लूड मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है, स्टेरॉइड्स की सिंथेसिस में हेल्प करता है, ग्लूकोज की स्टोरेज में हेल्प करता है, इंटरसेलुलर जो ट्रांसफ़र होता है मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स का उसमें बहुत ज़्यादा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल होता है। जो माइक्रोबॉडीज़ होती हैं सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूटिंग एनर्जी, जो हमारी माइक्रोबॉडीज़ होती हैं उसमें जो ये सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो एनर्जीज़ को बांटने में मदद करता है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू। अब हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशंस, मतलब मॉडिफिकेशंस क्या होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कुछ में कुछ पार्ट्स होंगे कुछ में नहीं होंगे, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट इज सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज़ हाईली मॉडिफाइड smooth endoplasmic reticulum. It is found is a network of interconnected and branched tubules running longitudinally in the interphalangeal sarcoplasmic space around the length of each sarcomere of muscle fiber. ये हमारी मसल फाइबर्स में प्रेजेंट होते हैं। सर्कोमियर इनकी लेंथ होती है, बीच बीच में ये चलते हैं, और इनके अंदर ब्रांच्ड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। जो ट्यूब्यूल्स होती हैं वो इंटरकनेक्टेड एक नेटवर्क उसके अंदर बनाई होती हैं। इट वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय वेरेटी इन 1902। एट द लेवल ऑफ H जोन इट इज़ कॉल्ड सेंट्रल सिस्टेनिया। H जोन के अंदर इसको सेंट्रल सिस्टेनिया बोला जाता है, और ये एक सिविलाइव ट्यूब बना देती है, उसको माइक्रोफीलिया भी बोला जाता है। वाइल एट द लेवल ऑफ I बैंड, H बैंड पे ये सिस्टेनिया बन जाता है, I बैंड पे ये ट्यूब्यूल्स की तरह काम करता है, ठीक है। और सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमने अभी पढ़ा उसका फंक्शन क्या है, ये हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूट करने में एनर्जी रिच मटेरियल को मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। जब हमारी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है, मसल्स हमारी स्ट्रेच होती हैं, उसके टाइम पे ये एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट वी विल स्टडी फंक्शन से हम इसके पढ़ रहे हैं। इट प्रोवाइड्स चैनल फॉर कंडक्टिंग द नर्व इम्पल्सेस ऑन द वॉल फाइबर। हर एक फाइबर्स में जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं ये इम्पल्सेस को कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन एक्सपेलिंग ऑफ लैटिस एसिड फॉर्मिंग डिवाइडिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन सो प्रिवेंट मसल फैटिग्यू। ये मसल फैटिग्यू को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट इज बेसोप्लाज्म क्रोमोडियल सब्सटेंस, ये बहुत सारे इसके नाम हैं। इट इज़ एन एक्यूमुलेटेड मास ऑफ सिस्टेनिया, ये सिस्टेनिया को बहुत ज़्यादा मास होता है जिसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। क्या करने के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को करने के लिए, उन सेल्स को एक्टिव करने के लिए। टर्म वॉज कॉइंड बाय गार्नियर ने ये टर्म दी थी 1899 में। इन द साइटोन ऑफ न्यूरॉन्स सम सच बॉडीज़ आर कॉल्ड नाइसिल ग्रैन्यूल, और इन बॉडीज़ को नाइसिल ग्रैन्यूल बोला जाता है। सेस पर्सन फाउंड इट टू बी अ बेसोफिलिक इन नेचर। ये शेक्सपियर ने 1955 में बताया था कि जो बेसोफिलिक होते हैं वो जो ये बेसोप्लाज्म्स होते हैं वो बेसोफिलिक इन नेचर होते हैं। किसकी वजह से, क्योंकि इनमें जो RNA होता है वो प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, इट इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन मियोलॉइड बॉडीज़। मियोलॉइड बॉडीज़ कौन सी होती हैं, ये फाउंड होती हैं रेटिनल सेल्स में। ईच माइलोइड बॉडी इज़ अ बायोकॉन्वेक्स अबाउट 4 to 5 मीटर लॉन्ग, 4 to 5 मीटर ये लॉन्ग होती हैं और पाई जाती है स्टैक्स में
जो पैक्ड ट्यूब्यूल्स होती हैं, सो आर मॉडिफाइड SER एंड डू नॉट एसोसिएट विद राइबोसोम्स। तो ये SER के साथ मॉडिफाइड होती हैं और ये इनमें राइबोसोम्स एसोसिएट नहीं होते, मतलब प्रेजेंट नहीं होते। दे आर प्रोबेबली रिलेटेड विद फोटो रेस्पिरेशन, ये प्रोबेबली फोटो रेस्पिरेशन इनमें पाई जाती है। नेक्स्ट इज एन्यूलेटेड लैमिनिया। एनुलेटेड लैमिनिया क्या होता है? दे आर फाउंड इन इमेच्योर oocytes। इमेच्योर जो oocytes और स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं उनमें ये पाए जाते हैं। ये फर्स्ट सेल हुए थे जो oocytes में पाए गए थे, ये ओकर होते हैं और ये फ्री सेल्स को बनाते हैं। इनमें जो 2 मेम्ब्रेन्स हैं इंटरस्पेस, उनका 20 to 40 UM उनका स्पेस है। इनके अंदर जो पोर्स होते हैं उनको पोर्स कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। दीज हैव RNA कंटेंट बट आर विदाउट राइबोसोम्स। इनके अंदर RNA प्रेजेंट होता है लेकिन विदाउट राइबोसोम, वो RNA जिसके अंदर राइबोसोम नहीं होगा। ये हाइबम ने 1965 में बताया था कि जो एन्यूलेटेड लैमिनिया है वो रिप्रेजेंट करता है इंटरमीडिएट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की इसकी स्टेज में। थैंक यू वेरी मच यू ऑल।